आज क्योंकि साल की शुरुआत थी, एक छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का करते हैं जो तुम्हें आना भी चाहिए। और ये टॉपिक बातचीत से ही जुड़ा है। इसमें हम लोग टॉपिक पूरा कर लेंगे, मौलिक कर्तव्य। अधिकार तो तुमने बहुत पढ़ लिए है ना। मौलिक कर्तव्य बताओ, कितने कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह ने रिकमेंड किए थे? नहीं, 10 तो तुम्हें मिले ना। कितने रिकमेंड किए थे? 8। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने कहा था 8 जिम्मेदारी हर इंडियन की लगा दो। और हम जानते हैं जब संविधान लिखा गया तो हमारे लिखने वाले सब लोगों को भरोसा था किस पर? जनता। तभी वो स्टार्टिंग लिखते हैं, हम भारत के लोग, यानी वो अपने आप को किसका रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं? जनता का। और उनका मानना था कि जनता अपने काम बहुत अच्छे ढंग से खुद ही करेगी, हमें तो बस कानून बनाने, काम जनता अपने आप करेगी। काम का मतलब जिम्मेदारी, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप निभा लेगी जनता। ऐसा लगता था गांधी जी को, अंबेडकर जी को, नेहरू को, सब लोगों को। लेकिन जनता ठहरी जनता, उन लोगों के जाते ही हमने दिखा दिया कि हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, हम किसी की सुनते नहीं हैं। इसीलिए देश में ज़रूरत हुई कि जनता की जिम्मेवारी उनको याद करा दी जाए। वो भूल गए, वो सोचने लग गए कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग है, किसी भी बात पे जाके केस कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा हम क्यों कहते थे? क्योंकि आर्टिकल 32 ने कह रखा था कि जनता सीधे कहाँ जा सकती है। तो फिर सरकारों ने फील किया कि जनता हर बात पे ही सुप्रीम कोर्ट का नाम लेती है, इनके दिमाग में ये डाल दो कि भैया जिम्मेदारी निभाओ तब तुम्हें अधिकार मिलेंगे। जैसे जनता एक बच्चे के समान व्यवहार करने लगी। एक बच्चा होता है ना, वो सोचता है कि पेरेंट्स की हर चीज़ जिम्मेदारी है, उसे खिलौना चाहिए तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनके पास पैसे हों, वो खिलौना दिलाएं। उसे कोई ड्रेस पसंद आ गई तो वो ड्रेस पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको दिलाएं। ठीक है, अच्छी बात है। इस जिम्मेदारी को पेरेंट्स अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करके पूरा करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भविष्य में जब बुढ़ापा आएगा तो बच्चा भी अपने कर्तव्य निभाएगा। आज हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज से 20, 30, 40 साल बाद बच्चा क्या निभाएगा? अपना कर्तव्य। कर्तव्य मतलब क्या होता है? ड्यूटी। ये भी यही है, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, बच्चे का कर्तव्य होता है। अब बच्चा जो कर्तव्य निभाए ना निभाए, कोई कुछ कर तो सकता नहीं, पेरेंट्स का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वो सोचते हैं बच्चा आगे जाके कर्तव्य निभाएगा, आज बच्चे की जिद को पूरा कर दें, क्योंकि बच्चे को लगता है कि ये मेरा क्या है? अधिकार। जैसे एक छोटा सा 2.5 साल का बच्चा जिसका बाप मजदूर है, वो जाके किसी 500 रुपए की गाड़ी पर हाथ रख देता है, फिर जिद करता है कि नहीं मैं ये लूंगा। मजदूर देखता है भाई मेरे तो पूरे दिन की मेहनत भी 500 रुपये नहीं है, मैं कहाँ से दिलाऊंगा। मजदूर मना करेगा, 10 तरह से बहलाएगा फुसलाएगा, नहीं मानेगा, हाथ पैर पटकेगा, वहाँ रोएगा धोएगा, क्योंकि बच्चे को फील होता है कि ये गाड़ी मेरे पिता अगर साथ चल रहा है तो मेरा ये अधिकार है कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रखूँ पूरे मार्केट में वो मेरी होनी चाहिए। ऐसा बच्चे को लगता है, वो अपना अधिकार समझता है। बाप अपनी पुरजोर कोशिश करके जितना अफोर्ड कर सकता है उतना जरूर करेगा, चाहे वो 50 रुपए की हो, 500 की ना सही, वो उसके सब्स्टिट्यूट में कोई छोटी गाड़ी की, बेटा ये ले ले वो तो बड़ी है खराब हो जाएगी, या कुछ भी इस तरह की बात। बच्चा अपना अधिकार जब जताता है ना, तो बाप जानता है कि वो ये सोच रहा है कि मेरा ये चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। बाप अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी समझ के उस चीज़ को करने की कोशिश करता है बेस्ट पे। अब कोई ऐसा रूल नहीं है कि बाप को जेल हो जाए अगर 500 रुपए की वो ना दिलाए गाड़ी, ऐसा रूल तो है नहीं ना। लेकिन बच्चे को लगता है कि मेरा अधिकार, इसलिए वो रोता है, पैर पटकता है, पीटता है, वहीं बाजार में एकदम से लेट जाता है। देखा नहीं, बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मेरा क्या है? हक। ऐसे ही हम हैं। जनता को लगता था एक बच्चे की तरह कि मेरा अधिकार है, मैं सारी चीज़ें मुझे मिले। अब वो संविधान था संरक्षक, वो था जिम्मेदारी लेने वाला। उसने कहा ठीक है ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। लेकिन फाइनली जब बच्चा ज़्यादा बदतमीजी करे तो कई बार देखा अच्छी धुनाई भी उसकी मार्केट में ही होती है ना, कि 2-4 थप्पड़ मारे, मुक्के मारे और धड़ाधड़ करके माँ बाप आगे चले जाते हैं। यानी इससे क्या समझ में आता है कि जैसे वो माँ बाप कभी कभी स्ट्रिक्ट होते हैं जब बच्चा ज़्यादा ही कुछ अधिकार जमाने लगे, तो ऐसे संविधान ने भी कहा मुझे भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब बच्चा बदतमीजी करे, तो संविधान ने भी कहा ठीक है जिम्मेदारी हम निभा देंगे, पर तुम भी तो कुछ करो। तुम अपने अधिकार की डिमांड करते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट का डर दिखाते हो, लेकिन क्या तुम अपनी जिम्मेदारी निभाते हो? तो जनता ने कहा हमारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बताओ कहाँ लिखी है जिम्मेदारी। तब फिर इंदिरा गांधी ने कहा रुको, नहीं लिखी तो लिखवा देते हैं। इंदिरा गांधी ने, एक पढ़े लिखे आदमी थे, डॉक्टर, क्या नाम था उनका? उनका नाम था स्वर्ण सिंह। इन्होंने कहा मैडम पूरा सब कुछ बदलना पड़ेगा,
तब लोगों को ये अक्ल आएगी कि हमें काम करना है। तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने पूरी रिपोर्ट तैयार की और एक्चुअल में आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट इनके कहने पर हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट था यह? 42वां। 1976 में ये स्वर्ण सिंह जी ने रिकमेंड किया कि मैडम ये बच्चे शरारती, जनता शरारती बच्चे के समान है, इसको अगर आप ज्यादा ही सिर पे बैठाओगे तो ये फिर मानेगा नहीं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। तब 1976 में जब देश में क्या लगा हुआ था, आपातकाल, तब इंदिरा गांधी की सरकार ने लोगों को कहा इस किताब में हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। आप जानते हैं जब इस किताब में बदलाव हुआ था तो कोई ऑपोजिशन बोल नहीं पाई थी, क्योंकि बैठक तो हो ही नहीं रही थी, अपने आप सब कर रहे थे लोग। तो 42nd अमेंडमेंट से इस किताब में इनके कहने पर बहुत सारी चीजें ऐड की गई, जिसमें से एक पन्ना मैं आपको बता रही हूँ जिसको हम कह रहे हैं मौलिक कर्तव्य। ये सिर्फ एक पार्ट है। कुछ लोग सोचते हैं 42nd अमेंडमेंट का मतलब ही कर्तव्य, नहीं। 42nd अमेंडमेंट अगर तुम गूगल करोगे ढेर पेजेस निकलते हैं, उसमें से एक पेज पर लिखा है जनता के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। ये उसी बच्चे के समान है जैसे उस बच्चे को बाप 10 बातें याद दिलाता है ना, कि अभी पिछले महीने ये दिलाया था, ये दिलाया था, फिर बच्चे को लगता है हाँ शायद मैं गलत डिमांड कर रहा हूँ। तो ऐसे ही जनता को फील हो कि भैया तुम जो सीधे पहुंचते हो कौन से कोर्ट में, हाँ, उससे पहले इनको निभाते हो। अब वो बच्चा उसके खिलाफ बाप जाके कहीं कह नहीं सकता, जैसे जब बच्चे बड़े हो तो बाप कह दे। अभी रेमंड वाले का तुमने केस देखा, उसके पिताजी ने इस पे आके मीडिया पे कहा कि मेरा बेटा बड़ा बदतमीज है, ये मेरी प्रॉपर्टी खा गया था और बिल्कुल सही हुआ, मैं अपनी बहू के साथ हूँ और मैं उसको दिलाऊंगा उसका 2/3 हक। ऐसी बात हुई ना। वो बड़ा है तो ऐसे चल गया, लेकिन वो हाथ पैर पटकता एक बच्चा, उसका बाप जाके दुनिया को नहीं कह सकता कि ये 3 साल का बच्चा महाबदतमीज है, ये मेरी नहीं सुनता है, ड्यूटी नहीं निभाता है, क्योंकि सब देखते हैं और चले जाते हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है ये। तो यहाँ पे यही कह दिया, ये वो पैर पटकता बच्चा है, इसके खिलाफ कहीं जा नहीं सकते, लेकिन इसको टाइम टू टाइम याद दिलाता कि तुम्हारे ये कर्तव्य है, निभा लेना इनको। उन कर्तव्यों के खिलाफ कहाँ सुनवाई नहीं है? अच्छा, 2 चीजें हैं, एक तो जनता और एक राज्य। तो जनता अपने कर्तव्य बाद में निभा रही है जो लिखे गए हैं। कहाँ लिखे गए बाद में? ये 51A में बनाया था ना, 51A। और राज्य के कर्तव्य कहाँ लिखे गए हैं? भाग ये है 4A का 51A, और राज्य के हैं 4 में 36 से लेके 51। दोनों कर्तव्य की श्रेणी है, दोनों में से अधिकार किसी का नहीं है। ये राज्य की जिम्मेदारी है जो तुम डिटेल पढ़ के आए हो। याद है तुम्हें 36-37 में राज्य की परिभाषा, कल्याणकारी राज्य, 6 बातें, पंचायत का गठन, याद है ना सारी बातें। ये राज्य की क्या थी? जिम्मेदारी। ऐसे ही जनता की जिम्मेदारी जहां राज्य का खात्मा था। 51 में याद करो क्या लिखा था? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, किसी से पंगेबाजी मत लेना। जैसे सिक्किम किसी देश के साथ बदतमीजी करे तो वो सिक्किम पे अटैक करेगा या इंडिया पे? वो तो इंडिया पे ना। तो सिक्किम को समझाया कि तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, हर स्टेट की जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शांति बनाए रखो। ये जिम्मेदारी खत्म होती थी 51 पर। ये स्टेट की खत्म होते ही किसकी डाल दी? जनता। तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ लिख दी, और तुम्हारी जिम्मेदारी लिखवाने में किसने रोल प्ले किया है? हाँ, इन्होंने तो जिम्मेदारी कहा था टैक्स भी देना जिम्मेवारी है, लेकिन फिर टैक्स को जिम्मेवारी में नहीं डाला क्योंकि जिम्मेवारी लोग निभाते नहीं हैं। इसमें 10 बातें, इन्होंने स्वर्ण सिंह ने कहा था 8 बातें लिख लो, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा फेरबदल करके 10 बातें लिखी गई। और इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर अदायगी, कि भैया कर दो, ये इसमें से हटा दिया, ये यहाँ भी ऐड नहीं किया। फिर कौन सी चीज़ों को जिम्मेदारी बताया? देश की रक्षा करना, बुलाए जाने पे तुरंत तैयार रहना, अपने राष्ट्र ध्वज की इज्जत करना, अपने नेशनल एंथम राष्ट्रगान की इज्जत करना, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है इसकी रिस्पेक्ट करना। लेकिन बहुत बदतमीज लोग भी हैं, आपने देखा कई बार रील्स में ध्वज को जला देते हैं, राष्ट्र ध्वज को ना बदतमीजी करते हैं, पैरों में डालते हैं उस पर। अब इसके खिलाफ, सबके खिलाफ कानूनी प्रावधान है, क्योंकि दंड संहिता बना दी, एक ध्वज संहिता बनी हमारी। मैंने आपको कई बार बताया, जिंदल परिवार था जिसने एक लड़ाई लड़ी थी, कानूनी लड़ाई। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में।
जो ये जिंदल परिवार है, इनके प्रेमिसेस में झंडा फहरा रखा था इन्होंने। तो पुलिस वालों ने आके इन पे जो है एफआईआर दर्ज करके किसी ने कह दिया होगा और केस बना दिया। ये क्योंकि अमीर थे, पैसे वाले थे, इनके पास तो दुनिया भर का पैसा है, वकील हैं। इनका ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में वो केस 2 साल चला। वहाँ इस पर डिस्कशन हुआ 2002 से 2004। फाइनली 2004 के बाद हमें झंडा फहराने का मौलिक अधिकार मिला। और जब ये अधिकार मिला ना, तो उस जमाने में जिंदल साहब अपनी गाड़ी भर के झंडे बनवा बनवा के लोगों को बांट के आए थे घर घर जाकर कि भाई झंडे फहराना अब तुम्हारा मौलिक अधिकार है। तो 2005 से ये मौलिक अधिकार आम जनता ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 4 से, बल्कि 5 नहीं 4 से। फिर 2004 के बाद से आज तक, अब जानते हैं मोदी जी ने तो हर घर झंडा अभियान चलाया था ना 75 साल पे कि भैया सरकारी स्कूलों में बांटो। उससे क्या होगा, हर घर, क्योंकि हर किसी घर का बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता होगा, तो हर घर तक झंडा पहुंच गया। अब इस झंडे को, राष्ट्र ध्वज को, ठीक है पहुंचा तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसके कानून टाइप में संहिता लिख ली। संहिता होती है किसी चीज के बारे में रूल्स, भाई ये काम करना। तो इसमें क्या लिख दिया कि भाई झंडे को आप कभी वो अगर पुराना हो जाए, फट जाए, तो उसको पोचा नहीं बनाएंगे, उसके कपड़े नहीं बनाएंगे। जैसे गांव में औरतें अपने बच्चों के निक्कर सिल देती थी, तो ये कहा ऐसे नहीं करना है, ये देश का झंडा है, इसको कोई भी आप वस्त्र नहीं बनाएंगे। अच्छा, किसी के घर में झंडा मान लो नहीं यूज हो रहा, तो अपना टेबल क्लॉथ बना दिया। देखा नहीं गाँव में औरतें कुछ भी टेबल क्लॉथ, तो कहा ऐसे नहीं करना, किसी टेबल पे मत सजा देना, कहीं किसी चीज को गठरी बना के अपने घर में मत रखे, गलत है, ये देश की इज्जत है, इसका ध्यान रखना। तो इसको कह दिया ध्वज संहिता। फिर इसके लिए दंड बना दिए कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कोई इस तरह से इस पे थूकेगा या इसको गिरा देगा या पैरों में जानबूझ के, ऐसे कई बार ना रील्स आती हैं, बदतमीजी करते हैं लोग या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज झंडा फहराना हर किसी का मौलिक अधिकार है, पर ध्वज फहराने के साथ क्या भी ध्यान रखनी है, संहिता का भी ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे राष्ट्रगीत के बारे में ना लिख के राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन, लेकिन कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा कि वंदे मातरम की भी रिस्पेक्ट करो। अपने आप हम करते हैं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य लिखित में नहीं है। फिर कहा कि तुम्हारा जितना प्राचीन इतिहास है, महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर टाइप ने जो बहुत काम किए हैं, नाम नहीं लिखा, लेकिन कहा जितने आपके पुराने नेता हैं, उनके जितने आदर्श थे, जितनी मॉरल वैल्यूज, इनको फॉलो करना, अच्छे इंसान बनना, देश की प्रगति में हेल्प करना, इंडिविजुअली भी देश के लिए फायदा देना और सोशली भी, जैसे सोसाइटी के फॉर्म में भी कुछ अच्छा करो और अपने बिहाफ पर भी, जैसे हर एक आदमी अपने आप को अच्छा बना ले इंडिविजुअली। हर आदमी जब जिम्मेदारी है, जो बच्चे 0 से 25 के बीच में हैं या 17 मान लो, जब तक वो स्कूल एज में है, हर एक बच्चा सोचे कि यार मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, तो फाइनली एक अच्छी पीढ़ी तैयार हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि कोई जिम्मेवारी नहीं समझता। हर आदमी जिस काम में है उसको बेस्ट करके दे। कोई अगर झाड़ू लगाता है, सफाई का काम करता है, तो उसको बेस्ट तरीके से करे। किसी का काम अगर कपड़े पे प्रेस करने का है तो वो उसको बेस्ट तरीके से करे। किसी का काम पढ़ाना है तो बहुत अच्छा पढ़ाए। डॉक्टर को इलाज करना है तो बेस्ट इलाज करे। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी माने तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये जिम्मेदारी दोनों तरीके से पूरी की जा सकती है, इंडिविजुअली भी और सोशली भी, और ये जरूरी भी है। फिर कहा जो देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति क्या होती है, जो किससे बनती है, टैक्स के पैसे से। संपत्ति पैसे से ही बन सकती है, और पैसा किसने दिया, जनता ने। जनता ने क्या भरा, टैक्स। यानी टैक्स के पैसे से जो कुछ बना देश में वो किसका है, जनता का, या कह लो राज्य का। यहाँ राज्य का मतलब देश है। देश की संपत्ति को कोई भी एक आदमी किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। बसों में आग लगाना, पटरियों को उखाड़ देना, कहीं सरकारी बिल्डिंग में नुकसान पहुंचाना, ये सब गलत है। ये आपके कर्तव्य से आपको विमुख करेगा, क्योंकि आपका कर्तव्य है इन सब की रक्षा करना। इसके अलावा नदी, वन, पहाड़, पठार, जो आपको नेचुरल चीज़ें मिली हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, इनका ओवर यूज करके इनको नुकसान मत पहुंचाना। वन्य जीवों की रक्षा करना, क्या ऐसा पहले भी पढ़ा था हमने, पशुपालन, कृषि, याद करो आर्टिकल 48 में। लेकिन वहाँ आदमी की नहीं, वहाँ राज्य की जिम्मेदारी थी। यहाँ एक आदमी की पर्सनल जिम्मेदारी है इन सब की केयर करे। नदी को, नाले को, इन सबको गंदा ना करे। नाले तो खैर गंदे ही होते हैं। नदी को गंदा ना करे, और जो ये तालाब और ये सब है, इन सब में गंदगी ना फैलाए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अगर कोई कर्तव्य ना निभाए तो क्या करे,
तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन पे डिबेट नहीं करनी। जैसे आर्टिकल किस पे कहाँ से कहाँ तक, भाग 4 के 36 से 51, क्या इनके खिलाफ कोई सुनवाई थी क्या? किस आर्टिकल में लिखा था डिबेट मत करना? 37, बिल्कुल 37 में लिखा था ये डिबेटेबल नहीं है, किसी कोर्ट में तुम नहीं जा सकते। किसकी जिम्मेदारी थी ये? राज्य की। अब ऐसे ही जनता की जिम्मेदारी है 4A, लेकिन इसके खिलाफ भी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें पहले 10 जिम्मेदारी थी, बाद में पेरेंट्स की जिम्मेदारी दे दी 2002 में। उन पेरेंट्स की जिनके बच्चों की उम्र 6 से 14 साल थी, पहले से 8वीं, कि भाई अपने घर में एक अच्छा माहौल, पढ़ाना तो बच्चे का अधिकार है, पढ़ाना पेरेंट्स का वो नहीं है, लेकिन अपने घर में एक अच्छा माहौल दो। ये माहौल बेटा दो तरह का होता है। जो दिखाई देता है वो है फिजिकल माहौल, भाई घर में पढ़ने के लिए लाइट है, कमरा है, वेंटिलेशन है, प्रॉपर पानी है, टॉयलेट है, ये है फिजिकल फीचर्स। लेकिन एक चीज़ जो इंडियंस कभी समझ ही नहीं पाए, वो मेंटल भी प्रेशर बच्चे पे ना रखना। लेकिन इसका मापने का तो कोई यंत्र बना नहीं है। तो पेरेंट्स अगर कुछ दे भी देते हैं तो इंडियन पेरेंट्स की तो खासकर आदत है उस बात को इतनी बार सुना देते हैं, इतनी बार, ये सबके साथ है, बार बार कि तुम्हें नहीं पता है तुम कितने ब्लेस्ड हो, हम कैसे जिए तुम्हें क्या पता, हम तो इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए इतना किया। वो जो मेंटल प्रेशर है, कायदे से वो देना नहीं चाहिए, पर हमारी आदत खराब है। हमारी मतलब, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, हमारी आदत होती है कि हम बार बार बच्चे को फील कराते हैं कि तुम्हें कितना मिला है, कितना मिला, कितनी दुनिया को कितना कुछ नहीं मिला। और ये भी सच बात है बेटा, तुम लोग सुधरोगे भी नहीं अगर तुम्हें ना कहा जाए, क्योंकि इंडियंस का बेसिक नेचर है कि वो काम चोरी पसंद करते हैं। रजाई में घुस के बच्चा थोड़ी ना चाहता है कि पढ़ लूँ, जब तक बार बार टोका ना जाए कि पढ़ ले तू कितना ब्लेस्ड है, दुनिया इस टाइम पे कहाँ रेडी लगाए खड़ी है, तो फिर बच्चे को लगता है रोज का ही काम है इनका कहने का और मेरा सुनने का। फिर भी देखो कोई ना कोई दिमाग में प्रेशर होके काम कर जाते हैं। कोर्ट ने क्या कहा कि इन बच्चों को बिल्कुल प्रेशराइज मत करो, न मेंटली इनको परेशान करो, न फिजिकली का मतलब फिजिकल फीचर्स, घर परिवार के ये सब चीजें। तो अब इसको मापने का यंत्र नहीं है, इसीलिए माहौल तो पेरेंट्स देने लग गए। अब नो डाउट तुम लोगों को जो माहौल मिला बेटा हम लोगों से अच्छा है, फिर भी तुम कितने भी गरीबी में रह रहे हो, लेकिन तुम्हें पर्सनल बहुत सारी चीजें मिली हैं जो आज से 20 साल पहले नहीं मिलती थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी एक हद तक कर रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं। तो अपनी ड्यूटी स्टेट भी कर रहा है और जनता भी कर रही है, दोनों की ड्यूटी एक साथ लिखी हैं, इसकी 4 में, इसकी 4A में, इसके आर्टिकल 36 से 51, इसके 51A। लेकिन इस 51A में ही इसके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन कर दिया। यहाँ पे ये तो यहीं खत्म है, बढ़ी नहीं है, लेकिन ये पार्ट बढ़ के 2010 में इसमें एक अमेंडमेंट और किया गया, 86वां संविधान संशोधन। पहले ये किया गया था 42वां, अब इस 86वें से लिख दिया वही 6 से 14 साल के बच्चे, पहली से 8वीं पढ़ने का बच्चे को एक माहौल दें। ये नहीं कहा कि बच्चे का अधिकार, वो आगे जाके कहेंगे, ये कहा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चे को पढ़ाई के लिए उचित वातावरण मुहैया कराएं, इसमें उसका पेट भरा हुआ हो, उसके तन पे ठीक ठाक कपड़ा हो और एक सही सी जगह उसके पास हो। कमरा नहीं कह रखा, कहीं तुम सोचो कमरे के लिए कह रखा है, उन्होंने कहा भाई छोटी मोटी कुछ जगह जहाँ वो बैठ के पढ़ सके, इतनी बेसिक नीड्स पूरी कर देना कि उसका पेट भरा हो, सर्दी में कपड़े उसके पास हो और ठीक ठाक सा माहौल, ये आता है वातावरण में। अब अगर अपने आप को कंपेयर करो विदेशों से, भी पीछे एक मूवी आई थी रानी मुखर्जी की, उसमें उसके बच्चे को वो छीन लेते हैं, कौन सी मूवी थी वो, मॉम करके थी ना वो, रानी मुखर्जी नहीं थी उसमें, नॉर्वे कहाँ किस देश में दिखाई गई थी, उसका बच्चे को छीन लेते हैं। कारण क्या बताते हैं कि ये प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से इसको नहीं रखते हैं, हाथ से खाना खिलाते हैं। ये रियल स्टोरीज हैं बेटा। विदेशों में वातावरण में पता क्या आता है, बढ़िया बच्चे को अलग से बेडरूम हो अपना पर्सनल, और अलग से उसका बेड होना चाहिए, सारी सुविधाएं। हमारे यहाँ ये लिख देंगे तो लोग तो पागल हो जाएंगे, यहाँ पूरा कमरा एक हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है। घर परिवार में भी आधों के पास टपकती छत में रहते हैं लोग। तो हमारे वातावरण को एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर ये लिख दिया कि पेरेंट्स एक उचित वातावरण मुहैया कराएं ताकि बच्चा पढ़ सके। उतना कराना भी पहले जरूरी नहीं था, वो जरूरी है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके खिलाफ क्या नहीं है, सुनवाई। कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट। दोनों कर लेना अपने अपने काम, पर कोई ना करे तो हम कोई कुछ कर नहीं सकते। औरतों की इज्जत करना भी इसी का पार्ट है, ये लिखा हुआ है, स्त्रियों की इज्जत करें। और ऐसी कोई भी समाज में
कुरीति को बढ़ावा ना दें जो किसी भी तरीके से किसी धर्म, जाति विशेष या लिंग विशेष पर प्रहार करती हो। ये सब मेंशन है, पर प्रॉब्लम क्या है, इसके खिलाफ एज सच सुनवाई नहीं है। पर देखो जहां जरूरत पड़ी वहां पे रूल तो बने हैं, झंडे के रूल हैं, झंडे की इज्जत करना कर्तव्य है, फिर भी रूल है। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ भी तो लॉ बना हुआ है ना, विवेक बिंद्रा जी नहीं फंस गए अब उसमें, इसमें वायलेंस केस में। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर हम कर्तव्यों को क्या बना सकते हैं, अपने अधिकार। एक आधा ऐसा एग्जाम्पल डीपीएसपी में से देना, जब डीपीएसपी की कोई चीज कानून ने लागू करवाई हो। आर्टिकल 40 क्या था, पंचायती राज, क्या कानून ने लागू करवाया? 73वां संविधान संशोधन 1992 दिसंबर, 24 अप्रैल 1993 क्यों खास है? पंचायती राज दिवस। तुमने देखो कानून बना दिया। एक और आर्टिकल देखो, आर्टिकल 45 ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्या अब ये मौलिक अधिकार में आ गया? बिल्कुल। 21A में RTE कितने से कितनी कर दी? 3 से 18 आ गया ये। तो ऐसे ही कोई भी जिम्मेवारी कानूनन थोपी जा सकती है, जिसमें 2 एग्जाम्पल आपने देख लिए। ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस को जिम्मेदारी कि भैया नहीं मान रहे, महिलाओं की इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, तो ठीक है, वायलेंस के खिलाफ दंड संहिता में एक एडिशन कर दिया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जरूरत पड़ने पर कोई भी चीज किस में कन्वर्ट की जा सकती है? लॉ में। हाँ, कहीं से भी उठा के जिन चीजों के खिलाफ सुनवाई ना हो, अगर वो जरूरत पड़े तो लॉ बनवा दो। लॉ बनने के बाद उनकी सुनवाई कौन कर लेगा? कोर्ट। आर्टिकल 40 इसका एग्जाम्पल है, 45 इसका एग्जाम्पल है, और अब जो बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि पहले ये सिर्फ कर्तव्य था, झंडे की इज्जत करना पहले कर्तव्य था, कोई अब झंडे के साथ गलत कुछ भी कर रहा है तो उसके खिलाफ दंड संहिता में एडिशन कर दिया। यानी टाइम पड़ने पर जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम नहीं निभाते तो कोर्ट में उनके खिलाफ अगर कोई विधि बना दी जाए तो सुनवाई होगी। लेकिन अब कोई महात्मा गांधी की इज्जत नहीं करता, वो कुछ बोल भी नहीं रहा, वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहा भाई मैं उनकी थॉट प्रोसेस से सहमत नहीं हूँ, तो क्या उस पर कोई केस बनेगा? क्या नहीं। लेकिन कोई गालियां दे रहा है, पब्लिकली गलत बोल रहा है, तो हाँ, फिर वो मानहानि और इस तरह की बातें फिर संस्थाएं करेंगी। तुम किताब लाए हो? ठीक है, कर्तव्य एक टॉपिक आज पढ़ लेते हैं। पेपर में 4 ऑप्शंस देंगे और कहेंगे कौन सा कर्तव्य नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। छठा टॉपिक है, शायद छठा या सातवां, पेज 70 पर है। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें 10 कर्तव्य मतलब मोटे मोटे से पता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आ जाओ पेज 70 पर, ऊपर से मौलिक कर्तव्य की हेडिंग। पहली लाइन बड़े काम की है, अधिकार और कर्तव्य में घनिष्ठ संबंध है। कौन अधिकारों को मांगे जो क्या निभा सकता हो? कर्तव्य। अगर आप कर्तव्य ना निभा पाओ तो अधिकार मत मांगना। आज तुम अपने घर में अगर कमरा चाहते हो तो कल को बुढ़ापे में माँ आपको लेके अस्पताल के चक्कर भी तुम्हें ही काटने पड़ेंगे फिर, क्योंकि आज तुम अधिकार की डिमांड कर रहे हो तो कल कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। जैसे ये बहुत बार डिस्प्यूट बनने लग गया ना आजकल की पीढ़ी में, ऐसा तो बहुत कॉमन हो गया। जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से बहुत सारी लड़कियां संपत्ति में अधिकार मांगती हैं। मांग लें, लेकिन उनको फिर ये भी याद रखना है कि अधिकार अकेला नहीं आता, अधिकार के साथ फिर जिम्मेवारी। अब जैसे पिताजी बीमार हो गए, मान लो 80 साल के, 75 साल के, 70 साल के हैं, हर तीसरे दिन डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब तो सिस्टर नहीं आ रही किसी की, उस टाइम तो फिर लड़के को ही अपनी नौकरी भैया छोड़नी पड़ रही है, या जैसे जैसे मैनेज कर रहा है वही कर रहा है ना। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जब अधिकार बने तो साथ साथ क्या भी निभाना है। अगर आप जिम्मेदारी पे नहीं हो ना तो फिर अधिकार की डिमांड नहीं करनी। ये सबके लिए है, ये सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आजकल ये सिनेरियो बहुत कॉमन हो गया। तो हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों चीज़ें साथ आती हैं। जब आप अधिकार की डिमांड करते हैं तो साथ ही ये भी सोचें कि इसके बदले मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर एक बुजुर्ग बाप बीमार हुआ, चक्कर काट रहे हैं लड़के, 2 भाई हैं, दोनों भाई कभी कोई सा अस्पताल 15 दिन रह रहा है, कभी कोई सा, दोनों अपने परिवार को छोड़ के, वाइफ को, बच्चों को छोड़ के, पिताजी को लेकर रोज, क्योंकि देखो जब बुढ़ापा आता है तो शरीर ऐसा हो जाता है, चक्कर काटने पड़ते हैं। उस टाइम पे सिस्टर्स नहीं है, मान लो उनकी 3 बहनें और हैं, कल को पिताजी एक्सपायर हो गए 1-1.5 महीने बाद, उन दोनों का महीना पूरा भाग दौड़ में बीता। अब जब हिस्से की बात आई तो वो 3 बहनें भी आ गई, भाई 5 हिस्से होंगे, 3 हमारे और 2 तुम्हारे।
तो ये ठीक है या गलत है? ये गलत है ना, क्योंकि अधिकार, गलत हिस्सा मांगना नहीं है, लेकिन गलत ये है कि जब जिम्मेदारी थी तब आप क्यों नहीं आए? तब तो फिर सबको, ये इसमें मैं भी हूं, तुम भी, हम सब हैं। अधिकार के पैरेलल में क्या चलनी चाहिए? जिम्मेवारी। जो अधिकार मांगे वो जिम्मेदारी भी निभाए। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो फिर अधिकार छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा अधिकार है तो फिर ये सोचो तुरंत में कि मेरी कोई ना कोई जिम्मेवारी भी होगी। कुछ समय बाद ये बातें बच्चों को समझानी जरूरी है कि अधिकार के डिमांड के साथ साथ जिम्मेदारी साथ साथ कंधों पे लेनी आनी चाहिए। वही वो बता रहे हैं कि इनमें घनिष्ठ संबंध है, ये अकेले नहीं चल सकती। अकेले चलेंगे तो फिर कलेश होगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। जो अधिकारी है वो जिम्मेदार भी होगा, पिताजी की संपत्ति हो या माँ की संपत्ति हो, किसी की भी, जिम्मेदारी के साथ साथ अधिकार आएगा, अकेला नहीं आएगा। चलो आगे पढ़ना। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व संदिग्ध है। भारतीय संविधान में अधिकारों का वर्णन तो था लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे, इसको टिक कर लो। ये कमी थी हमारी कि जिम्मेदारी हमने लिखी नहीं, कर्तव्य नहीं थे। बताओ अधिकार कहाँ थे? भाग 3 में। और कर्तव्य कहाँ थे? 4 में। कर्तव्य के 2 डिवीजन हैं, एक राज्य का और एक जनता का, लेकिन दोनों के खिलाफ कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट में। यानी जो हमारी जिम्मेवारी है उसका तो कोर्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा अधिकार है उसके लिए कोर्ट खड़ा है। क्या जिम्मेवारी को कानूनन लागू करवाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर जरूरत लगे तो। जैसे अब यही डिस्प्यूट है लड़कियों की इसमें अपना माँ बाप की संपत्ति में हिस्सेदारी। अब जब जब ये बढ़ेगी तो तुम देखना इसके ड्रॉबैक्स आएंगे, फिर ये बातें बाहर आएंगी। कुछ दिनों बाद तुम कोर्ट्स में देखोगे कि जिम्मेवारी के साथ अधिकार मिलेगा, फिर दोबारा से कुछ इस तरह के बदलाव होंगे कि भाई जिम्मेवारी भी निभाओ तो अधिकार मिलेगा। तो आगे पढ़ो। संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। उनको लगा सब अपने काम खुद ही कर लेंगे। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को, इसको टिक करना, राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। यानी 2 की ड्यूटी है, एक स्टेट की और एक जनता की। किसको सोचा कि अपने आप कर लेंगे? जनता। किसको कहा कि तुम ध्यान रखना? राज्य को। राज्य को डीपीएसपी में कहा इनका ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पढ़ना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट, सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे कॉपी किया? यूएसएसआर। क्योंकि वहां पे क्या था? समाजवाद। और समाजवाद क्या कहता है? जिम्मेवार बनो। और पूंजीवाद क्या कहता है? अधिकार लो। दोनों अलग अलग बातें बेटा। पूंजीवाद किसकी तरफ इशारा करता है? अमीरों का भला हो। समाजवाद सबका भला। जब सबका भला होगा ना तो जिम्मेदारी की बात होगी, और जब अपने भले की बात होगी तो अधिकार की बात होगी। तो अधिकार तुमने किससे सीखे? अमेरिका। और जिम्मेदारी सीखी यूएसएसआर। वो समाजवादी था, वो पूंजीवादी था। चलो यहां लिख लो, यहीं पर अधिकार अमेरिका। तो जिम्मेदारी की बातें आपने रशिया से सीखी हैं और हक की बात आपने अमेरिका से सीखी। नेक्स्ट करना। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकताओं के बारे में सजेशन दिया। किस आदमी ने किया ये काम? डॉक्टर स्वर्ण सिंह। एक्चुअल में पूरा अमेंडमेंट इनसे पूछ के किया गया। हम पढ़ते हैं बस एक जगह, लेकिन रियलिटी ये है कि इसी ने सजेस्ट किया सब कुछ। नेक्स्ट पढ़ना। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव, टिक कर लो, सुझाव 8 का था लेकिन थोड़ा बदलाव कर दिया, जिसमें अंडरलाइन करना, नागरिकों द्वारा कर अदायगी, इसको डबल टिक कर लो। टैक्स को पहले क्या बना रहे थे? कानून नहीं बना रहे थे, कर्तव्य कि निभा लेना। कर अदायगी को का मूल कर्तव्य भी शामिल था, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए 10 मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं, डबल टिक कर लो, नहीं। आगे पढ़ना। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। आज है कोई पाठ तुम्हारे पास? और क्या अलग पाठ तो है, 4A नया पाठ है। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। तो 2 चीज क्या साथ साथ चलें? अधिकार और हाँ जिम्मेवारी या कर्तव्य। अकेले अधिकार नहीं, कोई आदमी अकेली जिम्मेदारी निभाए और कर्तव्य ना, मतलब अपना हक ना मांगे तो भी तो गलत है ना। कोई हक तो मांगे पर काम ना करे, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट पढ़ना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 76 द्वारा संविधान में भाग 4 के बाद एक नया भाग 4 क, इसको टिक कर लो, 4A,
और 51A को जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का समावेश। रिकमेंडेशन कितने की थी? 8। उनमें एक इम्पॉर्टेंट क्या था? टैक्स। लेकिन ना तो 8 मिले और ना ही टैक्स मिला। फिर भी कहते हैं किसकी रिकमेंडेशन है? स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट पढ़ना, 86th अमेंडमेंट 2002 द्वारा आर्टिकल 51A में नया खंड जोड़ दिया। अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने से अब कर्तव्य कितने हो गए? 11। लेकिन क्या जैसे तुम में से किसी के बच्चे 6 से 14 के नहीं हैं, तो क्या तुम्हारा ये कर्तव्य है? नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे कंधों पे जिम्मेवारी है, किसी घर में कोई, भाई मान लो रिश्तेदारी का बच्चा है और तुम ही घर के बड़े हो, तुम उसके पेरेंट्स तो नहीं हो, लेकिन तुम उसके गार्जियंस हो। जैसे इसमें सिर्फ पेरेंट्स नहीं आते, इसमें गार्जियंस भी आते हैं। गार्जियंस जिसके पास वो पल बढ़ रहा है। आजकल तो नहीं है ऐसा ट्रेंड, लेकिन पहले ऐसा कॉमन था। बुआओं के घर पे जाके बच्चे पल बढ़ रहे हैं, मामाओं के घर पे ऐसे एक आधा बच्चा 5-7 होते थे, एक आधे को कहीं भेजे थे, एक आधे को कहीं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था। अब तो एक आधा ही बच्चा अपने पास ही रख के सब पालते हैं, तो ऐसे लोगों को गार्जियंस कहा जाता था। किसी बच्चे के घर में माँ एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो कोई ना कोई तो पालेगा ना, तो उसकी भी जिम्मेदारी है।